नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल लॉजिक जर्नी के इस अगले वीडियो में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने समन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह अधूरा रह गया था। हमारा उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यह रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने कि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, उन्हें समन के बारे में बेसिक जानकारी पिछले वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाकर पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने समन के बारे में बेसिक चीज़ों को बताया कि समन एक्चुअली क्या है, ये कैसे किसे जारी किया जाता है, ये क्यों जारी किया जाता है, और इसके अलावा भी कई और सारी इम्पोर्टेंट बातों को हमने बताया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समन कौन सर्व करता है, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि समन जारी करने का काम तो कोर्ट का है, बट समन सर्व कौन करवाता है और क्या मतलब है समन सर्व करने का, और कैसे समन सर्व किया जाता है ताकि वह वैलिड समन मानी जाए। जानेंगे इस बात को भी कि समन के कॉन्सिक्वेंस को जानेंगे कि एक समन वैलिड समन यदि वैलिडली सर्व नहीं होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले समन सर्व कौन करता है, ये एक्चुअली पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा सर्व किया जाता है, या जब कभी कोर्ट किसी ऑफिसर को आदेश करती है समन सर्व करने के लिए, तब किसी ऑफिसर्स को भी कोर्ट समन सर्व करने के लिए कह सकती है, या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी समन को सर्व किया जाता है। बट ये सर्व करने का मतलब क्या होता है? समन सर्व करने से सिंपल मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को जिसे कि समन इशू किया गया है, उसके ज्ञान में ये बातें आ जाए कि उसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या फिर कोर्ट की इंक्वायरी उसके तरफ से हो रही है कि वो कोर्ट के सामने आकर अपना पक्ष रखे। इसके पीछे जो सबसे बड़ी फिलॉसफी होती है वो नेचुरल जस्टिस के पालन करने के बारे में होती है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का पालन किए हुए बिना किसी व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए ज़रूरी होता है कि समन के द्वारा उस व्यक्ति को सूचित किया जाए कि वह कोर्ट में आकर अपनी बातों को रखे। और टेक्निकली यह इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि समन यदि वैलिड तरीके से समन नहीं किया जाए तो वैसी स्थिति में सारी की सारी प्रक्रिया धरी भी रह जा सकती हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इम्प्योर भी माना जा सकता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि समन किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को भी सर्व करने के लिए आशित है, उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसकी तामीला कर दिया है, या किसी भी ऐसे तरीके से जिसमें कि कोर्ट वैलिड मानता है, उस तरीके से उस व्यक्ति को समन सर्व किया जा सके। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि कब यह माना जाएगा कि समन वैलिड सर्विस हो गया है और समन को किस तरीके से सर्व किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले समन का जो सर्व करने का तरीका होता है, उस व्यक्ति को जिसको कि समन सर्व किया जाना है डायरेक्टली सर्व होता है, यानी डायरेक्टली सर्व करवा करके समन की तामीला की जा सकती है। इसे पर्सनल सर्विस कहा जा सकता है। सपोज करें कि वह व्यक्ति जहाँ पर कि जिसे सर्व किया जाना है वो फिजिकली अपने घर पर ना मिले, तो वैसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? इस सेकंड सिचुएशन में उसके घर के सबसे एडल्ट मेंबर पर इसकी तामीला करवाई जा सकती है, और तब ऐसा तामीला माना जाएगा कि वह एक वैलिड सर्विस है। बट अब एक तीसरे कंडीशन के बारे में हम लोग उम्मीद करते हैं, जिसमें कि वह व्यक्ति न तो पर्सनली उसकी तामीला की गई है, न ही वो अपने घर पर मौजूद है, और वो किसी ऑफिस का एम्प्लॉय है। तब ऐसी स्थिति में उसके ऑफिस के पते पर समन भेजी जाती है। तब उस ऑफिस के अधिकारी को समन देकर के उसे सर्व करवाया जाता है, और उस अधिकारी के द्वारा समन का जो रिसीविंग होता है, उस रिसीविंग को वैलिड सर्विस के रूप में माना जाता है। हाँ, ये कभी कभी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी उसके चीफ ऑफिसर्स को लेटर के द्वारा भेजा जा सकता है। बात करते हैं चौथे कंडीशन की। सपोज करें कि इस तीनों तरीके से समन सर्व नहीं हो पाती है, और न तो वह व्यक्ति मिल पाता है, न वह उसके घर पे उसके किसी फैमिली मेम्बर से मुलाकात होती है प्रोसेस सर्वर की, न ही वो किसी ऑफिस का एम्प्लॉई है। तब वैसी स्थिति में ये जो कंडीशन होता है, उस कंडीशन में समन तो सर्व करवानी ही होती है, या तो उसके घर पर या उसके बिजनेस प्लेस पर, या उसके समन की कॉपी चिपका दी जाएगी ऐसी स्थिति में। और यह जो चिपकाना होता है, एफिक्शन करना होता है, वह एफिक्शन माना जाएगा कि उसके समन को वैलिडली सर्व कर दिया गया है। बात करते हैं फिफ्थ कंडीशन की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा समन किया जाना है, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके द्वारा वह समन इशू किया जाना है, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर का हो,
यानी मुंबई के कोर्ट के द्वारा पूना में रहने वाले किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में समन इशू किया जाना है। अब चूंकि मुंबई में के मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन होता है वह मुंबई के अधीन ही होगा, वह पूना के अधीन होता नहीं है। ऐसी स्थिति में मुंबई के मजिस्ट्रेट के द्वारा पूना में रहने वाले किसी व्यक्ति को समन सर्विस कैसे की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में अब क्योंकि समन इशूइंग मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में कंसर्न्ड एरिया का जो जुरिस्डिक्शन रखने वाला मजिस्ट्रेट होता है, यानी मुंबई का मजिस्ट्रेट पुणे के मजिस्ट्रेट को समन की कॉपी भेजेगा और तब ऐसी स्थिति में उस ट्रांसफरी मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो उसका समन सर्व करे। रिस्पेक्ट कि समन एक्चुअली जारी कब किया जाता है, क्योंकि समन तो जारी करती है कोर्ट और एफआईआर कंप्लेंट फाइल करने के साथ ही कोर्ट एक्शन में आती नहीं है। कोर्ट का एक्शन एक स्टेज के बाद ही आता है, जैसे चार्जशीट सबमिट करने के बाद। यदि चार्जशीट सबमिट हो जाती है तो कोर्ट एक्शन में आती है और कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। कॉग्निजेंस यानी संज्ञान में लाती है कि किसी अपराध का किया गया है, और इसके साथ ही यानी कॉग्निजेंस लेने के साथ ही कोर्ट समन इशू करती है। यानी कॉग्निजेंस एंड इशूइंग ऑफ समन ये दोनों एक साथ हो जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने समन के रेस्ट सभी इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर किया है, पर फिर भी कुछ छूट गया तो आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं जिसे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो फिर मिलते हैं वीडियो के किसी दूसरे पार्ट में किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।